नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबके जवान को जैसे लकवा मार गया है, जैसे सबने एक आपराधिक चुप्पी साधी हुई है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है पिछले 5 दिन से लगातार, जिस तरह की आक्रामकता, जिस तरह के हिंसक प्रदर्शन, घरों में तोड़फोड़, हमले, हत्याएं, लोगों को सपरिवार वहां से पलायन करने के लिए मजबूर करना, इस सब पर वो जो हम लोगों को गोदी मीडिया बताते हैं और खुद कांग्रेस की और वामपंथियों की चाटुकारिता में लगे रहते हैं, वो सारा गैंग एकदम आपराधिक चुप्पी साधे बैठा है। सारे चेहरों को याद कर लो, इनके चैनलों पर जाकर के देख लो। यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहा हूं। रवीश कुमार हो, अभिसार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, बरखा हो, जितने भी ये लोग हैं, सब, साक्षी जोशी हो, जितने भी ये हैं, इनके चैनलों पर जाकर के देखो। बंगाल में जो हिंसा चल रही है, जो तोड़फोड़ आगजनी हो रही है और हिंदुओं को टेरराइज करने की कोशिश हो रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उस पर ये लोग आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ गए हैं। इन्होंने बांग्लादेश में जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, बर्बरता और क्रूरता हुई थी, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा गया था, उनके घरों को तोड़ा गया था, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग लगाई गई थी, और जब उनकी हत्याएं हो रही थी, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे थे, तब भी ये लोग चुप्पी साधे बैठे हुए थे। ऐसे बहुत सारे मैं आपको घटनाएं गिना सकता हूं। पाकिस्तान में भी जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, उनको तोड़ा जाता है और हिंदुओं को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जब उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, जबरन उनका धर्मांतरण किया जाता है और उनसे जबरन निकाह कर लिए जाते हैं, तो भी भारत के ये तथाकथित पत्रकार, मोदी विरोधी पत्रकार, जो हमें गोदी मीडिया बताते हैं, वो आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही हो और इन्होंने चुप्पी साधी हो। जब नतीजे आए थे 2021 में, तब भी हमने देखा था। उसके बाद पूरे बंगाल में हिंदुओं को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को निशाना बनाया गया था। उनके घर जलाए गए थे, उनकी दुकानें लूटी गई थी, उनको अपने घर बार, अपना जन्म स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वो पड़ोसी राज्यों में जाकर के शरण लेने के लिए मजबूर हुए थे। उस समय भी ममता बनर्जी और उनकी पूरी सरकार, शासन, प्रशासन, पुलिस, सब हाथ पर हाथ रखे बैठे थे, मूक दर्शक बने हुए थे। और जो इनका कैडर था टीएमसी का, वो चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके कार्यालयों, उनके घरों पर, उनकी माँ बहन बेटियों पर हमले कर रहा था। पश्चिम बंगाल हो या देश के दूसरे हिस्से हों, जब शोभा यात्राओं पर अटैक किए जाते हैं, जब पथराव किए जाते हैं, जब आगजनी की जाती है, दंगे फसाद किए जाते हैं, तो भी ये पूरा गैंग, मीडिया का ये पूरा गैंग, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, जिसको लुटियन मीडिया कहते हैं, वो चुप्पी साध करके बैठ जाता है। आप याद कर लीजिए, संभल हिंसा पर इनका एटीट्यूड क्या था, संभल में पथराव पर इनका एटीट्यूड क्या था, जो महू में हुआ मध्य प्रदेश में, तब इनका एटीट्यूड क्या था। और महू में तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई शोभा यात्रा निकल रही थी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और वो एक जश्न की मुद्रा में सड़क से जा रहे थे।
मस्जिद मस्जिद से निकल करके जिस तरीके से उन पर अटैक किया गया, वो अपने आप में जो है ये शो करता है कि ये लोग भारत की जो खुशियां हैं उनको भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। दिल्ली दंगों के समय भी जब ये आम आदमी पार्टी का कारपोरेटर ताहिर हुसैन पकड़ा गया था, या एक वो शाहरुख खान नाम का दंगाई था जिसने पिस्टल तान दी थी एक पुलिसकर्मी पर, उसकी गिरफ्तारी हो, या तमाम उस समय कपिल मिश्रा को ये लोग टारगेट कर रहे थे कि उन्होंने चूंकि चुनौती दी, भड़काऊ बयान दिए, इसलिए दिल्ली दंगा हुआ। जबकि दिल्ली दंगे के पीछे जो दिमाग थे बाद में वो गिरफ्तार हुए, शर्जिल इमाम से लेकर के और जितने भी ये लोग थे, और बाकायदा कोर्ट में इन पर एफआईआर आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, बताया गया, उनका संज्ञान लिया गया, और इनकी कितनी बड़ी साजिश थी। चिकन नेक को काट दो, भारत को दूसरे हिस्सों से काट दो, बांग्लादेश को उधर वहां से उसको भारत का रास्ता बंद कर दो, इस तरह की साजिशें उस समय रची गई थी। लेकिन ये लोग या तो उनका बचाव कर रहे थे और मोदी सरकार पर अटैक कर रहे थे, दिल्ली पुलिस पर अटैक कर रहे थे, या उनके पक्ष में थे। नागपुर में अभी हाल ही में हिंसा हुई है, उस पर भी इन लोगों का जो रुख था, यानी अगर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है तो ये चुप्पी साध करके बैठ जाएंगे। हाँ, अगर कहीं किसी मुस्लिम पर अटैक हो गया तब ये आसमान सिर पर उठा करके रख लेते हैं। अभी रवीश कुमार से बीबीसी इंटरव्यू कर रही थी, उसका एक पार्ट मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। और बीबीसी जो घोषित रूप से मोदी सरकार विरोधी एक तरीके से एजेंडा चलाती है, चलाती रही है, इसी के लिए वो जानी जाती है, उसका पत्रकार रवीश कुमार से ये सवाल पूछ रहा है कि 2014 से ही आपके बारे में ये परसेप्शन है कि आप सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो क्या किसी पत्रकार को उसके बारे में जो परसेप्शन बनता है उसको संतुलित नहीं होना चाहिए? अब देखिए रवीश ने कितना वाहियात जवाब दिया है, सुनिए। आप एक छवि की बात करें, अगर एक परसेप्शन की बात रवीश जी करते हैं, परसेप्शन यही है कि रवीश कुमार जी सरकार के खिलाफ मुखर रूप से बोलते चले आए। फिर से मैं बतौर पत्रकार, क्या एक पत्रकार की छवि बैलेंस जर्नलिस्ट की नहीं होनी चाहिए बनिस्बत सिर्फ मुखर विरोधी होने? मेरी सारी आलोचनाएं बैलेंस है। अगर आप देखें तो कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता है ना? और सरकार तो एक ही थी जो केंद्र की सरकार थी। अब उसको बैलेंस करने के लिए मैं भारत के 28 राज्यों में मैं घूमूं और वहां की खबरें करूं, तो ये तो जाती है ना कि एक पत्रकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि हर वो खबर वही कर दे ताकि वो अपने आप को बैलेंस साबित करे। इससे ज्यादा वाहियात जवाब नहीं हो सकता है कि साहब मैं क्या अपने आप को बैलेंस साबित करने के लिए 28 राज्यों में घूम घूम करके रिपोर्टिंग करूं? क्या ये एक ही आदमी कर सकता है? अरे भाई, मोदी सरकार की आलोचना भी आप दिल्ली में ही बैठ के करते हैं और दिल्ली में ही पत्रकारिता करते रहे हैं, प्राइम टाइम भी यहीं बैठ करके आप पेश करते थे। तो राज्यों के बारे में तो यहाँ दिल्ली में तो सैकड़ों हजारों पत्रकार हैं जो पूरे देश की रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आपने एक एजेंडा तय कर लिया है और आप उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सीएए के खिलाफ जब ये आंदोलन चल रहा था, जगह जगह हिंसा हो रही थी, पथराव हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, तब की इनकी भूमिका आप जरा जांच लीजिए। शाहीन बाग में इनका किस तरीके से मेला लगा हुआ था सारे पत्रकारों का, जो कानून तोड़ रहे थे, सड़क रोक करके बैठे हुए थे, जहरीले बयान भाषण दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, ये सब उनकी रिपोर्टिंग कर रहे थे।
उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। और मैं ऐसे भी बहुत सारे वाक़ये आपके सामने रख सकता हूं जब फिर से इन्होंने चुप्पी साध ली। याद करिए, जब संदेश खाली हुआ पश्चिम बंगाल में, दलित महिलाओं के ऊपर रेप और अत्याचार की घटनाएं हुई, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उस अप्रेंटिस डॉक्टर बेटी पर रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, तब इनकी भूमिका क्या थी? ये तब भी आपराधिक चुप्पी साध करके बैठे हुए थे। अभी स्वामी रामदेव ने कुछ रूह अफ़ज़ा के बारे में कह दिया, जो एक मुस्लिम फैमिली जिसको कंपनी को चलाती है, उस पर यह आशंका व्यक्त कर दी कि भाई ये थूक और मूत और तमाम जितने भी वीडियो आए हैं, उसके मद्देनजर आप जरा सतर्कता से फैसला करें कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। ये जो लुटियन मीडिया के लोग हैं और ये जो कांग्रेस के भी नेता सुप्रिया श्रीनेश से लेकर के तमाम दूसरे लोग रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर के फोटो शूट करवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये अजीत अंजुम से लेकर के तमाम दूसरे लोग, साक्षी जोशी, सब रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर के उनका प्रचार करने के लिए निकल गए हैं, क्योंकि स्वामी रामदेव ने उसकी आलोचना कर दी है और अपने प्रोडक्ट को पेश कर दिया है। जो भी भगवा वस्त्रधारी है, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो जगत गुरु आचार्य लोग हों, चाहे स्वामी रामदेव हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जितने भी लोग हों, निरंजन ज्योति हों, साध्वी उमा भारती हों, तमाम जितने लोग, सबके खिलाफ ये लोग मुहिम चलाते हैं, सबको विलेन बनाने की चेष्टा में रहते हैं। जैसे इनको सनातन से, हिंदुत्व से, भगवा से, आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से नफरत हो। और कांग्रेस जिसका नेतृत्व दीनहीन अवस्था में है, जो कांग्रेस को लगातार देश की जनता ठुकरा रही है, नकार रही है, उस कांग्रेस का हर छोटा मोटा इवेंट, बयान राहुल गांधी का, उस पर ये प्रोग्राम जरूर बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं पूजा पाठ करते हैं, महाकुंभ में जाते हैं, कहीं भी इस तरह के अनुष्ठान में शामिल होते हैं, वो चाहे उत्तर भारत में हो, दक्षिण भारत में हो, पश्चिम में हो या पूर्वोत्तर में हो, उस पर इनकी थ्योरियां चढ़ जाती हैं। और इफ्तार पार्टी में अगर बाकी लोग शामिल हो रहे हैं, इससे इनको रत्ती भर भी ऐतराज नहीं है। तो जो कुछ एक कांड हुआ था, ट्रेन में कोई सीट को लेकर के झगड़ा हुआ था, वो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच में कभी हुआ था, और उसमें कुछ मारपीट हुई और मारपीट में किसी को चोट आई थी या किसी की डेथ हो गई थी, उसको हिंदू मुस्लिम बना करके पेश किया था इन लोगों ने। इसी तरीके से किसी के फ्रिज में कोई संदिग्ध गोमांस या इस तरह की चीजें मिली थी, वहां कुछ बवाल हुआ था, तो उसको भी मुद्दा बनाया गया था। और जरा याद करिए उस समय क्या कहा गया था, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, उसको लेकर के एक अवार्ड वापसी गैंग सामने आया था। उसमें सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, साहित्यकार, फिल्मकार, एक पूरा गैंग था जो कांग्रेस और यूपीए सरकार के समय लाभार्थी था। अलग अलग मंचों पर उनको लाभ दिए गए थे, उनको पद बांटे गए थे, सौंपे गए थे। वो सब अवार्ड वापसी की घोषणाएं कर रहे थे ताकि मोदी सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। और ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये बंगाल की हिंसा पर, पलायन पर रोती हुई महिलाओं के चेहरों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं,
ये लोग कब बोले? जब वो हिंडनबर्ग की फर्जी फेक रिपोर्ट प्रसारित की गई, जब पेगासस पर हंगामा हुआ, हंगामा कराया गया, पूरा सत्र जो है बर्बाद कर दिया गया, जब मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके उनके साथ रेप किया गया, ये खबर जो है वो दौड़ाई गई, तब ये लोग पूरा कैंपेन चला रहे थे मोदी सरकार के खिलाफ। जब बीबीसी ने इतने सालों बाद गुजरात के दंगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर 2 किस्तों में डॉक्यूमेंट्री चलाई, तब ये लोग किस तरह की भूमिका में थे, जरा खोज करके देखिए। अडानी जो राग अलापते हैं राफेल को लेकर के, चौकीदार चोर है इसको लेकर के, जो कैंपेन राहुल गांधी का था, उसमें जरा इनकी रिपोर्टिंग देखिए, इनके वीडियो देखिए उठा करके। केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई, महाराष्ट्र में जब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई, या नवाब मलिक गिरफ्तार किए गए, या बंगाल में पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र गिरफ्तार हुई जब 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था, तब का जरा इनका देखिए। एक पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ जब ये प्राइम टाइम जो है पेश करते थे एनडीटीवी का, रवीश कुमार, तो ये कह रहे हैं कि यासीन मलिक साहब इस्लामाबाद से लाइन पर हैं क्या? यासीन मलिक साहब लाइन पर हैं क्या? ये ऐसे लोगों को हीरो बनाते हैं, उनके इंटरव्यूज उनको प्रमोट करते हैं, जिनको इस देश की राजनीति के बारे में, अर्थनीति के बारे में, रक्षा नीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में कुछ पता नहीं है। और जो सरकार एक्चुअल में काम करके दिखा रही है, देश दुनिया में एक साख बना रही है, जो इकोनॉमी को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लेकर के आई है, और जिसका कहना है कि 2027-28 तक तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, जिसने काम करके दिखाया है, लोगों का जीवन बदल के दिखाया है, ये उसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। और जो ममता बनर्जी सीधे सीधे दिखाई दे रही है कि वोटों की तुष्टीकरण के चक्कर में अगर कट्टरपंथी मुस्लिम बेवजह वहां के हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, पिता पुत्र जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाते थे उनकी निर्मम हत्या हुई है मुर्शिदाबाद में, उस पर एक शब्द ये लोग बोलने को तैयार नहीं है। और क्यों बोलने को तैयार नहीं है? क्योंकि राजदीप सरदेसाई की पत्नी को तो टीएमसी ने ही उपकृत किया है राज्यसभा में भेज करके, तो राजदीप सरदेसाई क्यों बोलेगा? और बाकी भी क्यों बोलेंगे साहब, जब इस तरह के लाभ उन्हें होते हुए दिखाई देते हैं। और ममता बनर्जी, उनके खिलाफ तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, राहुल गांधी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 ऐसे चेहरे हैं जो 2029 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से चेहरे हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी को जो हटा सकते हैं, उनके राज्य में तो उनके लिए 100 खून माफ है। भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में कहीं कोई छोटी मोटी घटनाएं भी हो जाती है तो ये लोग कैसा माहौल बनाते हैं अपने वीडियोस के जरिए, प्रोग्राम के जरिए, और किस तरह की बातें करते हैं, वो अपने आप में ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि ये पूरी तरीके से कांग्रेस, वामपंथियों और इंडी अलायंस के नेताओं की गोद में बैठे हैं। तो असली गोदी मीडिया ये हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।